नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। नमस्कार सौम्य जी, कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और आज आपको यहाँ द ड्राइंग हाउस पे देख के वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर फाइनली एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर कि मुझे बात करने का मौका मिल रहा है एंड या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम मैं पूछना चाहूंगा और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहूंगा, वेयर एग्जैक्टली आर यू फ्रॉम? आप रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं यहीं पे पैदा हुआ पला बढ़ा। मेरी एंसेस्ट्री यूपी की है, बुलंदशहर साइड की, बट या आई एम अ प्योर पक्का दिल्लीइट। दिल्लीइट। बचपन से ही आप दिल्ली में ही? बचपन से यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं की आदत है। ये शहर मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का स्पेशली हिस्ट्री। मुझे स्टोरीज पसंद है, राइट, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ स्टोरी टेलर। तो इस शहर की एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है, हजारों साल पुरानी। पता नहीं कितने शहर यहाँ पे बने, पता नहीं कितने शहर यहाँ पे टूटे। सो या आई एम अ प्योर दिल्लीइट एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सिटी। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट एंड लिविंग इन अ सिटी लाइक दिल्ली। अगर आप वाकई आर्टिस्ट हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर आप वाकई में वो एक्सप्लोरर वाली एक इमेज रखते हैं, एक पर्सनैलिटी रखते हैं, और अगर आप जानना शुरू करें बेसिकली आई थिंक किसी भी शहर के बारे में, तो जो बातें खुलकर आती हैं वो इतनी अमेजिंग होती हैं कि इट गिव्स यू गूज़बम्प्स। या सीरियसली, हाँ, जहां भी रहा हूँ उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जाना है तो मुझे मजा ही आया। एक टाइम पे मैं पंजाब में भी था, कपूरथला में, एंड कपूरथला वाज अ प्रॉपर प्रिंसली स्टेट। सो या आपकी इस चीज से काफी सहमत हूँ मैं, स्टोरीज वहां के जानने में, एंड वहां के जो भी हैं, वहां के जो रिमेन्स हैं, उनमें खुद में स्टोरीज होती हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली में ही आप पले बड़े हैं। आई एम सपोजिंग कि दिल्ली में ही आपको विजुअल आर्ट्स का एक्सपोजर मिला होगा। प्लीज उस बारे में कुछ बताएं। क्या कहते हैं एक्सपोजर इन द सेंस, अगर आपका ये है कि कॉमिक्स तो खैर मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ। कॉमिक्स और एनिमेशन से एक्सपोजर तो बचपन से ही है। अगर हाँ एजुकेशन की बात करी जाए तो मैंने अपनी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA पेंटिंग में दिल्ली से ही करी, कॉलेज ऑफ आर्ट से, जो कि आई एम नॉट श्योर कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या नहीं, बट उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था वो। और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी IDC IIT बॉम्बे से है, एनिमेशन में ही। एंड आई लव ट्रेडिशनल एनिमेशन एज वेल, बट ट्रेडिशनल एनिमेशन में जितना मुझे आदत है ना डिटेल्स में जाने की, अगर मैं ट्रेडिशनल एनिमेशन में घुसा रहा तो मैं पूरी लाइफ ना कुछ ही एनिमेशन, 2-3 एनिमेशन करने में बिता दूंगा। सो आई अवॉइड एनिमेशन, क्योंकि उसमें फिर मैं ऑब्सेसिवली काम करूंगा। सो या आई कीप थिंग्स सिंपलर। कॉमिक आर्ट इज सिंपलर टू मी देन एनिमेशन, सो या आई कीप इट टू दैट। थोड़ा कंट्रोल रखता हूँ। या ओके। आपने बताया कि बचपन से ही आप कॉमिक बुक्स पढ़ रहे हैं। प्लीज मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआती कॉमिक बुक्स कौन सी थी जो कि आपने पढ़ी हैं और आप जिनके फैन रहे? शुरुआती जहां तक मुझे याद है, पहला एक्सपोजर तो शायद जो अखबार में चाचा चौधरी कॉमिक स्ट्रिप्स आती थी ना, शायद वो था। ये बहुत ही धुंधला है, अगर धुंधला है तो इसका मतलब आई एम इवन मोर श्योर अबाउट इट कि हाँ शुरुआती वही था। एंड या आई थिंक डायमंड कॉमिक्स और फिर राज कॉमिक्स, ये पहले वो थे कॉमिक बुक का जो एक्सपोजर हुआ था। एंड और भी काफी पब्लिशर आते थे उस टाइम पे। आई रिमेम्बर रीडिंग विद वंस। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि वो किस पब्लिशर के थे, कौन पब्लिश करता था, बट हाँ कॉमिक्स मे बी। ओके, या मे बी, बट हाँ उस टाइम पे तो काफी पब्लिशर्स थे जो एक्टिव थे। तो या जो भी मुझे मिल जाती थी लोकल कॉमिक्स, मुझे तो मजा आता था उन्हें पढ़ने में, कलरफुल उनके सीन्स देखने में। और जो फैंटेसी लाइफ में हमें क्या बोलूं, कॉमिक्स के अंदर जो होती थी फैंटेसी, उसमें हम पहुंच जाते थे पढ़ते हुए। तो या शुरुआती जो एक्सपोजर था वो तो यही थे, इंडियन जो उस टाइम पे पब्लिशर थे। एंड अराउंड आई एम नॉट श्योर गौथम कॉमिक्स ने किस टाइम एक्टिव हुई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट या चाइल्डहुड में आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट मैगी नूडल्स के साथ गौथम कॉमिक्स फ्री, उन्होंने कोई ऑफर था, मैगी नूडल्स के साथ फ्री आती थी गौथम कॉमिक्स। और तब मुझे मेरी पहली जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका JLA कॉमिक मिली थी।
एंड या आई वाज ब्लोन अवे। मतलब मैंने उससे पहले वैसा आर्ट नहीं देखा था। और मैंने सुपरमैन और बैटमैन को इससे पहले सिर्फ टीवी शोज में देखा था, राइट? हाँ. उस टाइम टीवी शोज आते थे, एंड वो पहली बार है जब मैंने क्या कहते हैं कॉमिक बुक ड्राइंग्स देखी सुपरमैन बैटमैन की, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज असली सुपरमैन, दिस इज असली बैटमैन। सो या अराउंड टीनेज में मेरा गॉथम कॉमिक्स, टीनेज से उसका भूत सवार हो गया था, मुझे गॉथम कॉमिक्स पढ़ता था, कलेक्ट करता था। यूजुअली मैं कह रहा हूँ भारतीय परिवारों में ये चला आता है कि कुछ करो ना लाइफ के साथ। Why don't you become an engineer? Why don't you become a doctor? What do you think about it? हाँ बोलिए प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मेरा बस यही सवाल है, पेरेंट्स का आपके आर्ट को देखकर क्या रवैया था, और आफ्टर 10+2 फाइनली कैसे आप गए? क्या कहते हैं, उससे पहले तो मुझे 11th ग्रेड से पहले तो मुझे एक बायोलॉजिस्ट बनना था, एक हर्पेटोलॉजिस्ट, विच इज बेसिकली रेप्टाइल्स का साइंटिस्ट, और मुझे उसी का भूत सवार था, मुझे वही करना था। बट मैं ड्राइंग्स बनाता रहता था, कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की जो मैं पढ़ता था। किसी ने सजेस्ट किया कि भाई BFA नाम की भी डिग्री है, ये करो, और कॉमिक्स का भूत तो सवार था ही मुझे, तो मुझे लगा कि भाई कॉमिक्स में भी कुछ करा जा सकता है, तो एक आर्ट डिग्री कर लेते हैं। एंड पेरेंट्स का जो आपने बोला, पेरेंट्स हाँ काफी ऑब्वियसली जैसा हर इंडियन या एशियन पेरेंट का रिएक्शन होता है वैसा ही था उनका। दे वर लाइक के इसमें क्या स्कोप क्या है इसमें, है ना। एंड मेरी मम्मी थोड़ी सी क्रिएटिव रही है बचपन से, उनका आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा गिफ्ट मुझे मिला। एंड मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आर्ट टीचर रहे हैं, BFA करके आर्ट टीचर बने हैं। अच्छा, सो दैट वाज एन एडवांटेज दैट आई हैड। मतलब ये आप प्योर लक कह लीजिए कि हाँ मेरे पास एक एग्जांपल था कि कोई हाँ BFA करके भी ट्रेडिशनल तौर पे सफल रहा है। मतलब उनके लिए ट्रेडिशनल तौर यही है ना कि लाइक डिग्री करो एंड एक अच्छी जॉब ढूंढ लो एंड उसे पकड़ या सो या लकीली मेरे पास एक एग्जांपल था, तो लोग उतने अपोज नहीं थे। बट हाँ मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी क्या कहते हैं AIEEE टेस्ट देके। तो उसमें मैंने आर्किटेक्चर का दे दिया एंड उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आई। अच्छा, हाँ, और इतनी मतलब मेरी इतनी अच्छी रैंक थी कि मुझे दिल्ली में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता। एंड पेरेंट्स वर लाइक कि अगर मैं BFA कर लेता हूँ तो ये मौका मेरा छूट जाएगा, मैं आर्किटेक्ट नहीं बन पाऊंगा। मैंने आर्किटेक्चर में दिया था एग्जाम। सो या जब मैंने उसे छोड़ के मैंने बोला कि नहीं मम्मी मुझे BFA करना है, आप मुझे एक चांस दो, अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ इसका एंट्रेंस एग्जाम। आई थिंक मैंने जामिया का दिया था उस टाइम पे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का निकला नहीं था, उन मंथ्स में नहीं निकला था ऑब्वियसली। उसी साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी किया। तो या मैंने उन्हें बोला कि मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ, अगर मैं ये क्लियर कर लेता हूँ फाइन आर्ट्स का तो मैं ज्वाइन करूंगा, अगर नहीं करता ठीक है मैं आर्किटेक्चर में चला जाऊंगा, ये जो क्लियर कर रखा है मैंने। एंड फॉर्चुनेटली आई क्या कहते हैं पास्ड द BFA एंट्रेंस, सो बच गया मैं। सक्सेस की अगर हम बात करें, और एक बच्चा जो कि दिल्ली में पढ़ रहा है, डायमंड कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, मैगी के पैकेट में उसको जस्टिस लीग मिल रही है, एंड फाइनली at this present time he's working with some of the biggest publications in the world. You have worked on Batman, you have worked on Justice League. मैं फिल्म का नाम नहीं जानता हूँ इसलिए मैं जबरदस्ती नाम नहीं लूंगा, लेकिन I know that you have been working with some of the biggest international brands. As a nerd, मैं पहला सवाल ये करूंगा इस टॉपिक पे कि एक नर्ड होने के नाते, कॉमिक बुक फैन होने के नाते, when the very first time आपको मिला प्रोजेक्ट, what was that feeling? इट वाज क्या कहते हैं बहुत ही अनबिलीवेबल था। मतलब जब मुझे ईमेल पहली बार आया ना DC से, तो कि हम क्या कहते हैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी, बट ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड थे मेरे काम में एंड देखना चाहते थे क्या साथ में कुछ क्रिएट किया जा सकता है नहीं। तो यह बहुत ही अनबिलीवेबल था, सरियल था, मतलब लाइक विश्वास सा नहीं हो रहा था। ओह गॉड। एंड ऑल्दो मेरा फोकस हमेशा उस पे रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पे रहा है। मतलब पब्लिशर्स का अच्छे पब्लिशर मिल रहे हैं अच्छी बात है, नहीं मिल रहे तो भी कोई इश्यू नहीं है। बट DC से ईमेल आने का मतलब उन कैरेक्टर्स पे काम करने का मौका मिलना जिन पे आप पले पड़े हैं, जिन पे तो इट वाज ह्यूज। एंड मेरा पहला प्रोजेक्ट एटम का था, एंड मेरे लिए तो वो भी एटम की शॉर्ट स्टोरी थी जो एक एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी, मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। एंड यू वर्कड एज अ पेंसिलर? मैं जनरली पेंसिलिंग इंकिंग दोनों करता हूँ।
या तो हाँ या आई वर्कड एज एन आर्टिस्ट कह लीजिए, पेंसिलिंग इंक दोनों। When was it for the very first time जब आपको बैटमैन ड्रॉ करना पड़ा प्रोफेशनली? आई थिंक मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज पे काम कर चुका था तब तक, 3-4 शॉर्ट स्टोरीज पे काम कर चुका था डीसी के लिए। तो उसके बाद एक काफी अर्जेंट मेरे पास ईमेल आता है, तो एक उन्हीं एडिटर से जिनके लिए मैं काम कर रहा था कि हम बैटमैन एनुअल के लिए एक आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं एंड थिंग इज के डेडलाइन काफी शॉर्ट है इसकी, हमें काफी जल्दी में निपटाना पड़ेगा। वो था दिमाग में आपके कि ओ गॉड ये मैं फाइनली बैटमैन कर रहा हूँ? हाँ या बिल्कुल था दिमाग में, 100% था। बैटमैन इज अ ह्यूज थिंग, और एक बैटमैन नर्ड के लिए तो और भी क्या कहते हैं बड़ी बात है बैटमैन प्रोजेक्ट पे काम करना। एंड इतना भी है कि मैंने आई थिंक अब दिमाग में कई बार हो जाता है एज एन आर्टिस्ट कि आप ओवर वर्क कर देते हैं और वो बॉच हो जाता है। एंड आई थिंक आई डिड दैट, मैंने कैरेक्टर डिजाइन पता नहीं कितने सारे एक्सप्लोर किए और बनाया सिंपल बैटमैन जो कि सिंपल सा। चलिए इससे पहले कि आगे बढ़े, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि मेन ब्रिज था इन सवालों का, वो थोड़ा रह गया है, इसलिए मैं थोड़ा बैक जाऊंगा। हाँ श्योर। आपने जब अपना फाइनेंस का कोर्स कर लिया, देन हाउ एग्जैक्टली यू केम इनटू दिस कॉमिक बुक इंडस्ट्री? आपने कैसे डोर्स खोले उसके लिए, प्लीज बताइए। क्या कहता है, कॉमिक तो आई न्यू कि हाँ भाई मुझे कॉमिक बुक में काम करना है, कॉमिक बुक और एनिमेशन में मुझे काम करना है, दैट आई न्यू। एंड मेरा जो पढ़ाई वाइज जो मेरा एम था वो यही था कि मैं बीएफए कर लेता हूँ आर्ट में, जब थोड़ा अच्छा होऊंगा तो थोड़ा एनिमेशन सीख लूंगा एंड उससे ट्रेडिशनल एनिमेशन, एंड उससे फिर जो मन करेगा जहां वहां जॉब करूंगा। बट जब मैं बीएफए कर रहा था तभी एक क्या कहते हैं पब्लिशिंग कंपनी थी, पॉप कल्चर पब्लिशिंग, अभी उसका नाम कॉमिक कॉन इंडिया है। पॉप कल्चर पब्लिशिंग जो थी 20 ऑनवर्ड्स मीडिया नाम था कंपनी का। 20 ऑनवर्ड्स मीडिया उनकी पब्लिशिंग ब्रांच थी, पॉप कल्चर पब्लिशिंग, और 20 ऑनवर्ड्स मीडिया ने ही कॉमिक कॉन शुरू किया था। जो 2000 आई डोंट नो 11 में हुआ था, 2011 या। तो उसमें एक राइटर काम कर रहे थे एंड उन्होंने एक कॉमिक बुक पिच करी थी एंड उनके पब्लिशर्स ने बोला था कि अगर तुम्हें मिल जाता है ना एक बजट में सस्ता आर्टिस्ट मिल जाता है तो ठीक है, हम इसे ओके कर देंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। नहीं मिलता तो भाई काम करो, जो तुम्हें ऑफिस में दिया जा रहा है उस पर काम करो तुम, ठीक है। एंड सो ही अप्रोच्ड पीपल एंड उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया, और कोइंसिडेंटली वो बहुत ही राइट टाइम था। मतलब मैंने इससे पहले भी कॉमिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं स्टोरी टेलिंग वाइज उतना अच्छा नहीं था, इसलिए रिजेक्शन मिला था मुझे छोटे मोटे, जैसे मैंने पब्लिशर्स वगैरह को भेजा था काम, क्या कहते हैं। एंड कोइंसिडेंटली फर्स्ट ईयर जो मैंने अपना बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का जो टाइम था मेरा 4 साल का, उसका फर्स्ट ईयर मैंने रिसोर्सेज ढूंढने में ही बिताया। रिसोर्सेज ढूंढी जाए, बुक ढूंढी जाए कॉमिक बुक क्रिएशन के ऊपर, जापानीज मांगा के ऊपर, और तो या जो पहला साल था मैंने इसी चीज में स्पेंड किया। बुक्स ढूंढता, उन्हें पढ़ता, इंटरनेट पे रिसोर्सेज ढूंढता, उन्हें पढ़ता, प्रैक्टिस करता, पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करता। आई डोंट थिंक मैंने बीएफए फर्स्ट ईयर से पहले कभी पर्सपेक्टिव में कुछ भी ड्रॉ किया था, आई डोंट थिंक। या मेरे कॉलेज में आने के बाद मैंने पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना शुरू किया, उसी के बाद ही ज्योमेट्रिकल जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक फॉर्म की वो आई। एंड या वो कोइंसिडेंटली बहुत अच्छा टाइम था, उस टाइम पे मैंने फिनिश किया था एंड आई वाज रेडी कि मैं कॉमिक बुक बना सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट था। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी ये जी, जो उन राइटर ने मुझे अप्रोच किया। तो मुझे लगा कि अगर मुझे टेस्ट करना है, इवन इफ आई एम नॉट बीइंग पेड वेल, आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं टेस्ट करूं और मुझे अच्छा एक्सपोजर मिले। इट्स नॉट एन आइडियल थिंग टू डू, मैं ये हर बिगिनर को सलाह नहीं दूंगा कि लाइक आप कम रेट्स पे अपना काम करें या कुछ एक्सेप्ट करें। तो या 20 ऑनवर्ड्स मीडिया के लिए क्या कहते हैं मेरा पहला प्रोजेक्ट था पेबैक। तो उसके लिए उसी से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर 20 ऑनवर्ड्स मीडिया के लिए ही मैंने मंकी मैन पे काम किया। Monkey Man, I know Monkey Man, yeah, you know that. So cool. Yeah, I think मैंने Monkey Man Volume 2 और 3 के लिए काम किया था। अच्छा, okay. हाँ, तो Volume 1 तो हर्षो ने बनाई थी। हाँ, मैंने Volume 1 और 2 पे काम किया था। एंड कोइंसिडेंटली ये प्रोजेक्ट बहुत ही वैसे रहे हैं। मतलब जैसे मैंने पेबैक के लिए काम किया अपने बीएफए के सेकंड ईयर के दौरान,
मंकी मैन वॉल्यूम 2 पे काम किया मैंने अपने बीएफए के 3rd ईयर के दौरान, एंड मंकी मैन 3 पे आई थिंक मैंने 4th ईयर शुरू होने से पहले काम किया था मंकी मैन वॉल्यूम 3 पे, क्योंकि अपने 4th ईयर में मैंने ब्रेक ले लिया था, मैं सिर्फ कवर्स एंड ऑल इस तरह की चीजें बना रहा था पब्लिशर के लिए, एंड अपनी डिग्री पे ध्यान दे रहा था मैं, पेंटिंग स्किल्स सीखना, जो कि मैंने आई थिंक थोड़ी इग्नोर कर दी थी अपनी पेंटिंग स्किल्स। मुझे ट्रेडिशनल पेंटिंग स्किल्स सीखनी थी, जो ट्रेडिशनल एकेडमिक ट्रेडिशन बोला जाता है, ऑल्दो मैं पर्सनली विश्वास नहीं रखता इस तरह के लेबल्स लगाने में, मेरे लिए आर्ट है, बट मुझे पर्सनली वो सीखना था, ट्रेडिशनल पेंटिंग जो होती है जी। एंड मैंने मुझे लगता है थोड़ा सा इग्नोर किया कॉमिक की वजह से उसे अपने एजुकेशन के शुरुआती सालों में, तो 4th ईयर में मैंने इसी पे ध्यान दिया, और फिर उसके बाद बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। उसके बाद राम ने आई थिंक मेरा वर्क नोटिस किया था, क्या कहते हैं, होली काउ के लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, उसमें नोटिस किया था, एंड राम ने विवेक को बोला था कि दिस आर्टिस्ट आई वांट टू वर्क विद हिम, आप तो देखिए अगर कुछ अरेंज हो सके तो, एंड विवेक ने कोशिश भी करी, ऑल्दो उतना हो नहीं पाया, पॉसिबल हो नहीं पाया, शेड्यूल की प्रॉब्लम रहती थी मेरे एंड राम दोनों की। Which year are we talking about? कौन से साल की बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं आई थिंक 2013 या 14 के आसपास की। 13-14, हाँ, तो मतलब होलिकाओ की शुरुआत हो चुकी थी, या होलिकाओ की शुरुआत उस टाइम हो चुकी थी, अघोरी वाज इन द मार्केट, वो अघोरी वाज देयर। हाँ, एंड मैंने रावणायन के शायद कुछ बैकअप पेजेस बनाए थे। बैकअप पेजेस बनाए आपने? हाँ, मैंने कुछ बैकअप पेजेस बनाए थे रावणायन के, तो और आई थिंक एक दो और प्रोजेक्ट में मैंने कुछ शुरुआती 3-4 पेजेस बनाए थे, आई थिंक वहां से राम ने नोटिस किया था, तो राम की इच्छा थी कि हाँ साथ में हम वर्क करें, कुछ अच्छा क्रिएट करें। तो जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी आईआईडीसी से, आईआईटी बॉम्बे से 2016 में जी, हाँ, तो तब उन्होंने अप्रोच किया कि उनका क्रिएटर प्रोजेक्ट था ब्रिगेंड्स, जो कि हमने 2014 में एक्चुअली मैंने हेल्प करी थी राम की उसे पिच करने में, हमने कुछ पेजेस क्रिएट करे थे, तो वहां से फिर राम और मेरी जर्नी की शुरुआत वहां से हुई थी। फिर हमने रूइन ऑफ थीव्स पे काम किया, फिर हमने उस पे काम किया, दीज सैवेज शोर्स पे काम किया, एंड दीज सैवेज शोर्स वाज रिसीव्ड वेल, वेरी वेल एक्चुअली। सो उसने काफी रास्ते खोले मेरे लिए, मतलब या राम ने भी डीसी कॉमिक्स में जो एडिटर्स को मेरा वर्क दिखाया था, वो ये दिखाया था कि दीज सैवेज शोर्स ही दी थी, वहीं से नोटिस किया था एडिटर्स ने मेरा वर्क। सो या दीज सैवेज शोर्स का बहुत बड़ा रोल है मेरे करियर में। एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनने के लिए मेन की पॉइंट्स जो भी होते हैं, लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट, लेकिन एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट भारत में सक्सेसफुली अपना कैरियर आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? What are those key points? What are those key points? देखो, मैं एक ही चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, विजुअल स्टोरी टेलिंग सीखने को। मतलब आपकी आर्ट कंपैरेटिवली सिंपल हो सकती है, दैट्स ओके, जो आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग कॉमिक के दो एस्पेक्ट्स हैं, जो कि जब साथ आते हैं तब एक अच्छी कॉमिक बनती है। तो विजुअल आर्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे, उसमें अच्छी ड्राइंग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में होता है गुड ड्राइंग, आप अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं, स्टाइलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं, वो एक एस्पेक्ट है, और कॉमिक बुक स्टोरी टेलिंग वो एक एस्पेक्ट है। तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और या इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, काफी बुक्स हैं, विल आइजनर ने काफी बुक्स लिखी हैं इस पे, एंड स्कॉट मैक्लाउड की भी काफी बुक है। कॉमिक में बहुत बड़ी एडवांटेज होती है एक्चुअली, जो स्टोरी टेलिंग की जो पेसिंग होती है ना, जो कंट्रोल होता है एक आर्टिस्ट के पास स्टोरी टेलिंग की पेसिंग का, वो बहुत बड़ी एडवांटेज है कॉमिक मीडियम में बाकी मीडियम के तुलना में। तो या स्टोरी टेलिंग पे मैं ध्यान देने को बोलूंगा, और इस पे जितनी चीजें, इसमें थियोरेटिकल चीजें भी काफी इन्वॉल्व होती हैं, आपको मतलब हर एक चीज सबकॉन्शियसली असर करती है रीडर पे, जो भी वो देख रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं, वो उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली एक इमेज बना रहा है, सबकॉन्शियसली स्टिमुलेट कर रहा है। एंड उस चीज को आई थिंक जानना बहुत जरूरी है कि आर्ट कैसे एक विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडियम के तौर पे काम करती है, किस तरीके से पैनल का जो आपस में रिलेशन है, पैनल्स की शेप, पेज का लेआउट, पेज का कॉम्पोजिशन, स्प्रेड का कॉम्पोजिशन, ये एक विजुअल स्टोरी टेलिंग टूल के तौर पे कैसे काम करता है, ये समझना काफी जरूरी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा मैं। इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, कर चुके हैं कहना वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, कर रहे हैं,
और स्पेशली वो आर्टिस्ट जिन्होंने हमारे बचपन को संवारा है, जिनके आर्ट वर्क को देख के हम बड़े हुए हैं। एनी सच आर्टिस्ट जो आपके फेवरेट रहे हैं? मेरे फेवरेट, एक तो मैंने आर्ट को ऑब्जर्व करना भी काफी लेट शुरू किया, मतलब उससे पहले मैं कॉमिक बस पढ़ता था क्योंकि मुझे मजा आते थे कॉमिक पढ़ने में। तो मेरा ये नहीं था कि हाँ मैं एक्टिवली आर्टिस्ट को सीख कर रहा हूँ कि किसने ड्रॉ किया एंड ऑल दैट। बट जो मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं वो मुकेश सिंह रहे हैं। जब मैंने पहली बार उनका वर्क देखा था वर्जिन कॉमिक्स में, तो वो शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं, अभी भी हैं। तो यार उन्हीं का मैं नाम लूंगा यहाँ पे। और ऐसे काफी आर्टिस्ट हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं इंडिया में। अभिषेक मलसुनी हैं एंड लेट धीरज वर्मा हैं, वो काफी इंस्पिरेशन रहे हैं जी। बट मुकेश सिंह ऐसे हैं जिन्हें मैंने गॉड की तरह उन्हें माना है, वर्शिप किया है उनके आर्ट को। सो मुकेश सिंह आई थिंक मैं इसमें बीच में मैं बोल पड़ा, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो 18 डेज सामने आई थी। हाँ, तो मतलब ये फट गया दिमाग, बूम। मतलब ये हो गया था कि हाँ यही तो चाहिए हमको। हाँ, और दो यही तो चाहिए। एंड दैट वाज द एज कि वो एक along with the western art और Indian art का समागम हो रहा था उस टाइम पे। हाँ, ये चीज है। It was amazing. मेरे को अभी भी goosebumps आए थे वो सोच के। Very first time I read Devi, and Devi's front cover was made by Aditya Chari. हाँ, I remember that. I think कुछ issues का। जी हाँ, कुछ issues का बनाया था। हाँ, आदित्य। और मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, और ऑल ऑफ अ सडन मैं बुक शॉप पे गया और मैंने कहा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो पहला रिएक्शन था कि शायद कोई वेस्टर्न कॉमिक बुक है, लेकिन नाम और इलस्ट्रेशंस इट वाज लुकिंग अ बिट इंडियन। मतलब ये चीज हमने नहीं देखी थी, और हम थे उस जनरेशन के डोगा, परमाणु, नागराज जो। तो ये एकदम से बहुत बड़ा चेंज था हमारे लिए, और उसमें से निकल के आया मुकेश जी का नाम। और आई मीन मतलब रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। अभी क्या मैं बोलूं इस चीज के बारे में। सेम, मैंने भी उनका देवी में ही ऑब्जर्व किया था पहली बार का। एंड क्या कहते हैं, मैं फैन हो गया था पहली बार से उनका, अभी तक हूँ। आप मिले उनसे? हाँ, एक बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। मैं मुंबई में उस टाइम आईडीसी में था। उस टाइम पे एक्चुअली मेरा कोर्स खत्म होने वाला था, और मैं तब तक उनसे मिला नहीं था। तो मैंने सीधे उनसे मैसेज किया और मैंने बोला कि मुझे मिलना है आपसे। एंड आई डोंट नो व्हाट ही सॉ, वो भी काफी बिजी पर्सन है। एंड ही एग्रीड टू मीट, एंड हम मिले, हमने कॉमिक्स के बारे में बात करी एंड ऑल दैट। काफी अच्छा दिन था। यू रिमेंबर दैट ड्राइंग चैलेंज जो गौतम ने दिया था बहुत पहले? हाँ, उसमें उन्होंने हनुमान जी की इमेज बनाई थी। वो सुपरमैन खड़ा हुआ है उनके सामने। मुकेश सिंह। हाँ, इट वाज मुकेश सिंह। एंड आई वाज लाइक यार ये अरे यार यही तो चाहिए हमको। मतलब वही बात निकलती थी। हाँ, बीइंग इन दिल्ली, मैं एनिमेशन कोर्स कर रहा था, और एनिमेशन कोर्स करते हुए आई कैन से दिस विदाउट हेजिटेशन, मैं ही कॉमिक्स पढ़ता था बस। ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स बाकी के दे वर ह्यूज एंड हार्डकोर डीसी एंड मार्वल फैन, मेनली बिकॉज दे आर वेस्टर्न। आई वुड से दिस ऑन रिकॉर्ड। इंडियन कॉमिक्स दे वर लाइक नहीं यार, अच्छा नहीं है। एंड वो अपने तर्क भी देते थे, अपने पॉइंट्स भी देते थे। डू यू थिंक इंडियन कॉमिक बुक्स, इंडियन कॉमिक आर्ट एंड इंडियन कॉमिक आर्टिस्ट्स आर अंडररेटेड? मैं इस बारे में एक्चुअली ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उतना ज्यादा इनकी डीप में नहीं गया हूँ। जो इंडियन कॉमिक बुक पब्लिशिंग है एंड जो कंपनीज हैं इनके साथ मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करती, फॉर्मल एजुकेशन। मेरा उससे पहले पॉप कल्चर पब्लिशिंग के लिए काम कर रहा था, एंड एजुकेशन पूरी करती मैं राम के साथ काम कर लूंगा, तो उतना ज्यादा मैं घुस नहीं पाया। तो वर्क एथिक्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, और किस तरीके से चीजें क्रिएट करी जाती हैं वो, उस चीज से मैं बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आई एम वेरी फेमिलियर। ठीक है। ऑल्दो एक चीज मैंने नोट करी है इंडियन कॉमिक्स में, एंड ये कल्चर की बात है, लोग आपस में अक्सर लड़ते ज्यादा हैं, कोलैबोरेट करने की कोशिश कम करते हैं, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की जो चीजें हैं, जो तरीके हैं,
rather than disagreeing with those, उनके साथ वर्क करके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, मतलब चीजें अपनी अपनी स्ट्रेंथ डाली जाए। आपको क्या pardon me for intruding, but आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? I have no idea. I have no idea ऐसा क्यों है, मैं खुद ही सोचता हूँ ऐसा क्यों है। What do you think is the future of Indian publication? Future of Indian publication, I don't know. As a comics, क्या कहते हैं, कॉमिक्स तो हमेशा रहने वाली है। These are the simplest form of visual storytelling. So comics are going to be there. ये यहाँ से कैसे शेप लेगा ये मुझे नहीं मालूम। आई थिंक अभी जिस तरीके से कॉमिक छप रही हैं काफी अच्छी हैं। होलिका जो पब्लिश कर रहे हैं, एंड इंडस वर्सेस देयर, एंड आई थिंक याली एक्टिव है इस टाइम। याली एक्टिव है ना? या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पहली बार आपके आर्टवर्क के नाम सुन लिया था, हाँ। लेकिन आर्टवर्क मैंने फिर रक्षक पे देखा था, रक्षक के फ्रंट कवर। हाँ, रक्षक का फ्रंट कवर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट इमेज एवर। या मुझे वही लगाना चाहिए था बैकग्राउंड में, मैंने क्या लगा रखा है ये रूइन ऑफ थिंग्स का। No, it's cool. या आई थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। और अभी जिस तरीके से क्या कहते हैं पब्लिशर्स काम कर रहे हैं इंडिया में, आई थिंक अभी बहुत अच्छा सीन है इंडियन कॉमिक्स में। ये कंसिस्टेंटली दे आर पुटिंग इन वर्क, जो पब्लिशर्स हैं मेहनत कर रहे हैं, एंड सस्टेनेबली पब्लिश भी कर रहे हैं। आई थिंक अभी बहुत अच्छा टाइम है, एंड इसका जो पूरा क्रेडिट है होलिका को, विवेक गोयल जो पब्लिशर हैं, एंड आई थिंक इंडस वर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड याली। इन तीनों को तो मैं फिलहाल पर्सनली बोलूंगा। राज कॉमिक्स का फिलहाल मैं नहीं जानता वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं काफी टाइम से वो भी नहीं हूँ फेमिलियर, और आई थिंक शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया था। आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट, बट इन तीनों के बारे में तो बोलूंगा इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर इंडियन कॉमिक्स राइट नाउ। ये टाइम हिस्ट्री में जाएगा कि हाँ इस टाइम पे बहुत ही अच्छी कॉमिक्स पब्लिश हो रही थी, एंड क्रिएटिव्स जो काम कर रहे हैं इस टाइम पे वो भी बहुत टैलेंटेड है। एंड इवन आई वांट टू लाइक इंडियन कॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, बट आई थिंक जो मेरे पास इस टाइम अपॉर्चुनिटी है वो एक लाइक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम परस्यूइंग देम। बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग इंडियन एज वेल, एंड आई थिंक राम के साथ काम करके यही होता है, हम लोग इंडियन चीज पे काम करने का मौका मिलता है, हमें इंडियन स्टोरीज टेल करने का। सो दैट्स अ गुड थिंग। चलिए, आई सपोज हमारा जो आज का ये सेशन है, मन तो नहीं है लेकिन समय की एक बद्धता होती है, लिमिटेशन होती है, और हमेशा ऐसे होता है कि मैं अवॉइड करता हूँ कि सामने से आर्टिस्ट पूछे कि कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगेगा, और मैं हमेशा अगर कोई पूछता है तो मैं 45 मिनट्स to 1 hour कहता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि वो 1 घंटे से ज्यादा जाना ही जाना है। 1-1.5 घंटा। बट एनीवेज इट्स रियली बीन अमेजिंग आपसे बात करना। आज आपसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई, एंड ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो यू आर क्वाइट बिजी, और समय निकालना हमारे लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे, आई होप एंड आई रियली वांट कि वो कहीं ना कहीं से इस वीडियो से और ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ले सकें। अगर ले सकेंगे तो आई सपोज हम भी अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम ऑफ ड्राइंग हाउस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वंस अगेन सुमित जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल, टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। मजा आया है, मजा आ रहा है, लेकिन आई सपोज कहीं ना कहीं अभी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी हम इन द नियर फ्यूचर आई होप मिल पाएंगे। Yeah, sure. Yeah, it was a pleasure being on your show. Yeah. So on this point, आज की इस रिकॉर्डिंग को हम खत्म करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि मे बी इन कॉमिक कॉन, और मे बी who knows, maybe if you are in उत्तराखंड anytime soon in the future, हम मिलेंगे। Yeah, sure. All right. Goodbye and take care. Yeah, bye.